एग्जाम जब भी आएगा सामने हम बहुत अच्छा एग्जाम करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। एंड वी वर डिस्कसिंग दिस February March 2024 variant number 42, and 20 markers have been a big challenging, I think challenging is the right word, challenging thing for a lot of students। और बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे बोलते हैं कि 20 मार्कर में मुश्किल हो रहा है, और 20 मार्कर कैसे लिखना है, 20 मार्कर में क्या करते हैं। ये 20 मार्कर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल वाली फीलिंग अक्सर स्टूडेंट्स को आ रही होती है। वैसे थोड़ा सा जेन्युइनली है भी मुश्किल, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि है भी एक मुश्किल चीज़। लेकिन अब हमें ना इस पेपर के अंदर, ये वाला जो पेपर हमने स्टार्ट किया था February March 2024, आज मैं इस पेपर में जाऊंगा फर्दर। हमने इसका केस रीड कर लिया था, अगर तुम्हें केस याद हो इसका केस। सीसी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट ऑपरेट्स its own branded clothing only in the US. CC has been a popular choice with both customers and investors. Revenue and profits were consistently high until 2008. आज हम इसकी 20 मार्कर्स के ना डेप्थ में ज़रा जाएंगे। आज हमें प्लान भी करना है, और हमें थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक्स पे बात करनी है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस केस को एक दफ़ा देखेंगे, और इसका जो फर्स्ट 20 मार्कर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा। और कुछ बारीकियों पे बात करेंगे, कुछ डिटेलिंग पे बात करेंगे कि जब पेपर 4 में तुम 20 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो क्या पॉइंटर्स हैं, या जो क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, या वो क्या माइंडसेट है जो तुम्हें लेकर जाना होगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक दैट इन डिटेल। पहले एक दफा केस गो थ्रू कर लेते हैं, वापस देख लो। केस तुम्हें पता होना चाहिए जाहिर है अच्छे से, ताकि जब आंसर्स के बारे में हम सोचें तो हमारे बिजनेस की तो रियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। सो ब्रांडेड क्लोथिंग का बिजनेस है। CC used to have four main seasonal ranges: spring, summer, autumn, and winter. As digital marketing and fast fashion became more popular, CC struggled to meet the changing needs of its customer base. And originally, clothing was sourced from manufacturer based in low-income countries which used flow production. ठीक है जी, इनिशियली हम लो इनकम कंट्री से स्टॉक एक्सपोर्ट करते थे। 2009 and 2010 में क्या है, competition from online only retailers reduces CC's market share. 2010 and 2011 में CC sets out new marketing objectives. CC invests in digital marketing and increases the number of sales promotion. हमने नया marketing objective रखा था to increase sales volume by 20%, to increase the sales volume by 20% by 2019, to revise CC's pricing strategy, and to expand CC's customer base. This is what we want. This is what the marketing objective is. It was set in 2010. और 2012 में क्या हुआ, CC ends its relationship with existing cloth manufacturers and begin using fast fashion specialist clothing manufacturers. These local clothing manufacturers are able to supply limited order quantities in the short lead times that CC requires. CC adapts its marketing mix and begins to sell online. ऑनलाइन मार्केट के अंदर हमने एंट्री कर दी 2012 के अंदर। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुमने केस रीड किया है, हाँ। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब हम इस पेपर 4 की अब इन क्लासेस में जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, थोड़ी सी एडवांस्ड लेवल की क्लासेस हैं अब जो तुम ले रहे हो, क्योंकि पेपर 4 आने वाला है। और अब तुम्हें जो है वो टिप्स एंड टेक्निक सही से सीखनी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि जब भी ये क्लास पेपर 4 की मैं अब रख रहा हूँ अगले एक दो हफ्ता, जितनी भी एग्जाम्स तो क्लासेस तो एग्जाम्स तक ही चल रही होंगी ऑब्वियसली, लेकिन जितनी भी मैं क्लासेस रख रहा हूँ उसका तुम प्री होमवर्क करके बैठते हो। मैंने जैसे तुम्हें कहा था कि केस एक दफा घर से रीड कर लेना, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि तुमने वो केस रीड किया है और हर क्लास से पहले वो केस रीड करके बैठोगे। ठीक है भाई। एंड 2012 के बाद 2013 में क्या हुआ, कस्टमर फीडबैक रेफर्स टू पुअर क्वालिटी एंड डिजाइन इनोवेशन। ठीक है जी, कस्टमर फीडबैक खराब हो गया है 2013 में। पुअर प्लानिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन सेलिंग रिजल्ट्स इन डिसअपॉइंटिंग सेल्स। जो ऑनलाइन मार्केट हमने स्टार्ट किया था वो बहुत ही ऑफ हो गया सीन, और कस्टमर ने हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। CC clothing used to be good quality. My new jumper fell apart. I don't know what counts as fashion these days, but I don't like it. There's always something new every time I visit the website. So, customer is actually not happy. फातिमा लखानी क्लास के एंड में मुझे बताओ, मैं इस पर बात करता हूँ, ठीक है। ओके। एंड
2014-15 में क्या हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम द लार्जेस्ट सिटी सेंटर स्टोर डिक्रीजेस, प्रॉफिट कंटिन्यूज टू डिक्रीज, डिविडेंड पेमेंट्स आर रिड्यूस्ड एंड द शेयर प्राइस आल्सो डिक्रीजेस. So clearly the business is struggling financially in 2014-15 also. 2008 तक सीन ऑन चल रहे थे, फिर आई थिंक 2009 से लेके 2015 तक का जो टाइम था वो बड़ा एक टफ टाइम था. हमने बहुत कोशिश की है बहुत सारी चीजें करने की, लेकिन हम कर नहीं सके ना एज सीसी, नॉट हम. सीसी इज नॉट एबल टू डू इट बेसिकली, राइट? In 2016, what did happen? Let's see. Salwar Singh is appointed. Salwar Singh is appointed marketing director. He has extensive experience of online sales and marketing of premium products. हमने कोई नया marketing director रख लिया है भाई. Salwar introduces viral marketing campaigns and social media influencers are paid to promote the brand. ठीक है जी, कोई नया marketing director हम लेकर आए हैं 2016 के अंदर. अच्छा जी. फिर क्या हुआ 2017 और 2019 में? सीसी continues to lose its market share, inventories reach record high levels, the marketing objectives set in 2010 are not achieved, and Salwar loses the confidence of the board and is replaced by John D as marketing director. John is set an objective to restore CC's brand reputation. John insists on new quality control processes. The share price remains low but stable. Clearly, the business has struggled. And 2012 में सिग्निफिकेंट मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस हमने किया था. सीजनल क्लोथिंग से हमने याद आ गया केस ना तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारा पार्टिसिपेशन और तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. सिर्फ बच्चों की तरह सुनते रहोगे और अपना जहन नहीं चलाओगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें 20 मार्कर का मेन गेम सीखना है ना. एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर दीज क्लासेस, ये जो मैंने पेपर 4 की ये वाली क्लासेस के पीछे मैंने बहुत टाइम लगाया. मैंने कोशिश किया है कि मैं इसको ऐसे प्लान करूँ कि तुम्हें वाकई जेनुअनली अब कॉन्फिडेंस फील हो पेपर 4 के अंदर. ठीक है, तो इसलिए अब तुम्हें बोल रहा हूँ वापस से कि जब हम ये डिस्कशंस कर रहे हो तो तुम्हें अपना दिमाग हाजिर रखना है और तुम्हें सवाल पूछ लेना है अगर कोई हो तो. अच्छा, क्वेश्चन 1 देखते हैं अब, ठीक है? ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा प्लान किया था, लेकिन आज मैं इसकी एक और एंगल से तुम्हें कहानी सुनाऊंगा. तो इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सीसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2010 एंड 2020. सो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी 2010 और 2020 के बीच में रही है उसकी इफेक्टिवनेस पे बात करनी है. दिस इज अ 20 मार्कर. स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता है: इंट्रोडक्शन, 3 मेन पैराग्राफ्स एंड अ कंक्लूजन पैराग्राफ. एंड मेन मैंने बात बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी, कि कुछ बच्चे जब 20 मार्कर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर 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 के बारे में सोचते रहते हैं. और सबसे मेजर ब्लंडर ये होता है कि वो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. देखो, 20 मार्कर्स या पेपर 4 जब तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो 20 मार्कर इज अबाउट strategy. This is something that the board would be talking about. And मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पहले तो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती हैं. दुनिया में कंपनीज अपनी ऑपरेशंस स्ट्रेटजी बनाती हैं. अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ. लेट मी जस्ट शो यू अ वेरी नाइस थिंग. ये मैंने एक फाइल है जो तुम्हें पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की है बच्चों को, लेकिन अभी. नाउ दिस इज स्पेसिमेन पेपर आंसर्स, ओके? जो स्पेसिमेन पेपर होता है जो हमारे पास ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है. अगर तुमने 2023 का 2025 का स्पेसिमेन पेपर देखा है तो उसके अंदर एक केस है रायंस फार्म. इसमें देखो, ये वो फाइल है जो एग्जामिनर ने रिलीज की है, जिसमें we need to understand that in 20 markers, in fact, in any answer, there are 4 assessment objectives, right? क्योंकि 20 मार्कर्स में भी हमें इन चारों के बारे में ही बात करनी होती है. और जब पेपर 4 हम करना सीख रहे हैं और तो और लेवल अप करना चाहते हैं, तो हमें इन चारों का पहले तो रियल मतलब वापस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है तुम लोग बताओ. चलो ऑन द चैट, गिव मी योर रफ अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डज दिस वर्ड मीन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग? तुम्हारे मतलब तुम अगर इसको समझना चाहोगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, गिव मी 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 1 सेंटेंस. गिव मी कम ऑन.
bookish concepts, definitions, how well you know about the topic, okay, clear concepts of the given term, definition, layer one of book knowledge, yes, book knowledge, content, definitions, definitions समझ लो। जो बुकिश नॉलेज है यूं समझ लो, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। थ्योरीज जो होती हैं हमारी, जो रटा होता है वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है ये भी तुम्हें पता है, वैसे तुमने बहुत दफा किया है, लेकिन मैं इस दफा रोक किया है, इस चीज पे वापस रोक रोक के जाऊंगा, थोड़ा सा स्लो जाऊंगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि इन क्लासेस के बाद हमारा वो कॉन्फिडेंस 20 मार्कर पे ना फुल आ जाए। सो एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन इज कनेक्टिंग टू द केस। How do you refer back to the case? Obviously, yes. And ठीक है, केस से जो लिंक कर रहे होते हैं, ये देखो, अप्लाई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, concepts, terms, and theories to problems and issues in a variety of familiar and unfamiliar business situation and contexts. uh, जो कॉन्टेक्स्ट हमें केस दिया हुआ होता है, जो भी केस हमारे एग्जाम में आता है, उस केस को अंडरस्टैंड करना और उस केस को रियल समझ के बात करना, और अपने आंसर में अपने केस को रेफर बैक करते रहना, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के दिस इज समथिंग रियल, नॉट जस्ट द बुकिश कॉन्सेप्ट, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन रियल लाइफ ऑल्सो, दिस अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज एप्लीकेशन। ओके, एंड नाउ थर्ड एन important पार्ट, एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस, चलो समझाओ एनालिसिस। प्राइवेट नहीं यार, पब्लिकली भेजो प्लीज। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, benefits and limitations, for and against, cause, impact and consequence, impacts, strengths and weaknesses। ये जो है ना, ये तीन की वर्ड्स होते हैं इसमें, कॉज, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, बीटीएल जिसको कहते हैं, चेन भी बनाते हैं ना। क्योंकि किसी भी चीज को एनालाइज करना होता है ना, जिससे भी हम जैसे यार, एक अभी बड़ी अच्छी एग्जामिनर के अंदर मैं रीड कर रहा था, अभी मैं तुम्हें भी रीड कराता हूँ। जस्ट टॉक, लिसन अबाउट दिस, बिकॉज मैं भी रीड कर रहा था आंसर्स के अंदर है ना, क्या वो होता है, गलती क्या होती है। तो ये जो कॉज, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस है ना, ये बड़ा गेम है। जैसे गाड़ी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, होंडा टू, होंडा सिविक है, ठीक है, होंडा सिविक देखी होगी शायद तुम लोगों ने, होंडा सिविक ना। तो होंडा सिविक है, एक होता है कि मैं उसके इंटीरियर को एनालाइज कर रहा हूँ, एक होता है कि मैं उसके टायर्स को एनालाइज कर रहा हूँ, एक होता है कि मैं उसके इंजन को एनालाइज कर रहा हूँ, और एक होता है कि मैं उस पूरी गाड़ी को एनालाइज कर रहा हूँ ऊपर से, होंडा सिविक कैसी है। एक होता है कि मैं बिजनेस के किसी एक एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, और दूसरा होता है कि मैं उस बिजनेस को ऊपर से एनालाइज कर रहा हूँ, दो अलग बातें हैं। एक होता है कि मैं मार्केटिंग मिक्स में जो ब्रांडिंग के साथ या प्राइसिंग में चेंज आया है, सिर्फ मैं प्राइसिंग को एनालाइज करूं। एक तरीका होता है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्ट और एक स्पेसिफिक डिसीजन को एनालाइज करूं, और एक होता है मैं ऊपर से एनालाइज करूं। दो अलग चीजें हैं, देखो। यूं समझो कि जैसे जैसे अब मुझे इसने कहा है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो एनालाइज करो ना, कि कितनी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो एक होता है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया को एनालाइज करूं, जैसे इनिशियली दे वर सेलिंग सीजनल क्लोथिंग एंड नाउ they have changed and now they're into the fast fashion. Now this is analyzing one specific area. बट एग्जामिनर में, एग्जामिनर चाहता है कि पेपर फोर में तुम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को भी एनालाइज करना जानते हो, लेकिन ओवरऑल उस डिपार्टमेंट को ऊपर से देखना जानते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को एनालाइज करने का मतलब कि ऊपर से आप उसको जानते हो कि अच्छा ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है, उसमें प्राइस भी चेंज हुआ, प्रोडक्ट भी चेंज हुआ, प्रमोशन भी चेंज हुआ, प्लेस भी चेंज हुआ, मार्केट रिसर्च के भी कुछ ऑप्शंस आए, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी हम गए, ये तो बहुत सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। बट हाउ वाज द ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वाज इट गुड और नो, राइट? एक होता है जैसे
आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो है वो आपका चेकअप कर रहा होता है। वो कहता है कि सर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इतना फला फला हो गया है। वो ब्लड प्रेशर को भी एनालाइज करता है डॉक्टर। वो शुगर लेवल को भी एनालाइज करता है। वो हमारे बीएमआई को भी लेट्स से एनालाइज करता है। एक होता है कि आप किसी भी चीज की इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एनालाइज करते हो, और एक होता है कि ऊपर से डॉक्टर ओपिनियन देता है कि यार ओवरऑल जो आपने पिछले 6 महीने गुजारे ना, उसमें आपने अपने ओवरऑल ख्याल नहीं रखा है और ओवरऑल सीन बैड है। एक होता है ओवरऑल एनालिसिस। ठीक है, एक चीज होती है ऊपर से देखना होता है, बर्ड्स आई व्यू, और एक होता है कि उसकी डेप्थ में जाने को। ठीक है। द पॉइंट इज कि जब हम पेपर 4 कर रहे होते हैं तो हमें ऊपर से ओवरऑल एनालिसिस भी करना होता है, जो हम सीख रहे हैं अब। और मैं भी थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा, आहिस्ते आहिस्ते चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी। आई विल कीप इट स्लो, आई विल कीप इट सिंपल, बट ये वाला जो पेपर हम कर रहे हैं ना अभी मार्च 2024 में, इसकी फुल कहानी को डेप्थ में लेके चला जाऊंगा। ठीक है। एनालिसिस की बात हो रही है, एवेल्युएशन की बात नहीं हो रही है कहीं भी। ठीक है। और जो बीटीएल सीखा है ना, एनालिसिस का नाम सुनते ही माइंड में जो है ना वो चलना चाहिए, जो बिकॉज, देयरफॉर और लीडिंग टू की टेक्निक है। और रट्टा लगाने से बेहतर है कि अब तुम ये बात समझो कि ये जो चीज है ना, कॉजेस, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, कि जो भी बात है उसकी क्या रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट, उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या है, और फिर उसका एंड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कौन सा स्टेक होल्डर है जिसके ऊपर अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंटली इम्पैक्ट होगा। ठीक है। And analysis about using appropriate methods and technique to make use of to make sense of qualitative and quantitative business information, searching for causes, impact and consequences, जो BTL है, distinguishing between factual evidence and opinion or value judgment, ये जो केस में इंफॉर्मेशन दी हुई है और जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं। एंड इवैल्यूएशंस क्या होती है, चलो अब तुम बताओ। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है? प्रोज एंड कॉन्स नहीं, प्रोज एंड कॉन्स नहीं होता। जजमेंट, जजमेंट, जस्टिफिकेशन, ओपिनियन, गिविंग फाइनल डिसीजन, डिपेंडेंसी, मेकिंग अ कंक्लूजन एंड योर ओपिनियन। ठीक है जी, बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इवैल्यूएशन का जो ट्रू रियल होता है ना वो होता है जजमेंट। जजमेंट इज अ वेरी गुड वर्ड टू रिमेम्बर। Evaluation is judging a certain thing or a situation. Whatever you have analyzed, you give advice as to what is the best judgment that fits business. सही है। और ज्यादातर इवैल्यूएशंस की भी मिसकॉन्सेप्शन यही होता है कि हम जजमेंट जो है वो सिर्फ एंड में करते हैं। ज्यादातर हमारे जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें इवैल्यूएशंस हो रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा इवैल्यूएशन जो लास्ट वाला पैराग्राफ है हमेशा से उसी में हो। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जज करना, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मोमेंट को जज करना। जैसे जैसे मैंने जो है वो जैसे मैंने आज ये क्लास ली ना, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं ये पेपर 4 के अंदर अभी जा रहा हूँ डेप्थ में आहिस्ते आहिस्ते। तो बाद में मैं अपनी क्लास को भी जज करता हूँ, हर मेरी मेरी आदत है। मेरी जो भी मैं क्लास लेता हूँ मैं उस क्लास के बाद अब बैठ के ना मैं उसको जज करता हूँ कि यार उस क्लास में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या बेहतर हो सकता था, और अगली दफा कैसे बेहतर किया जा सकता है। आई हैव दैट क्वेश्चनिंग माइंड एंड आई ट्राई टू जज माई क्लासेस सो दैट आई कैन improve इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट्स हाउ आई थिंक। सो इसी तरह से जब केस को हम देखते हैं या किसी भी चीज को हम देखते हैं, उसके बारे में क्वेश्चनिंग माइंड होना, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना, जजमेंट्स रखना अपनी खुद की अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको कहते हैं वैल्यूएशंस। कंक्लूजन्स देने को भी कहते हैं, जाहिर है हमारी जजमेंट्स कंक्लूजन्स वाले पार्ट में बहुत सारी आती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इवैल्यूएशन का मतलब तुम हमेशा कंक्लूजन 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 समझो। सही है। सही है। सो इवैल्यूएट एविडेंस इन ऑर्डर टू मेक रीजन जजमेंट्स, प्रेजेंट substantiated conclusions,
एंड वेयर अप्रोप्रिएट मेक recommendations फॉर एक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस, के बिजनेस को ये भी करना चाहिए, ऐसे भी कर सकता है, बिजनेस ने ऐसा क्यों किया, अचानक से मार्केटिंग मिक्स इतना चेंज क्यों कर दिया, अचानक से प्राइसिंग क्यों चेंज कर दी, अचानक से कस्टमर्स इतने ज्यादा डिफरेंट आपने टारगेट करना क्यों शुरू कर दिए। हैविंग दैट क्वेश्चनिंग माइंड अबाउट अ सिचुएशन इज नोन एज इवैल्यूएशन। और मैं तुम्हें ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि देखो, तुम एग्जाम देने गए हो, तुम एक स्टूडेंट हो, पेपर 4 स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तुम बैठ के एग्जाम दे रहे होगे, और जो एग्जामिनर है वो जाहिर है अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। ये एओ का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब बताओ मुझे। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। बताओ बताओ, तुक्के लगाओ, कम ऑन चैट पे भाई, एक्टिव रहो ताकि समझ तो आए ना, फिर ये पिक्चर बनेगी इसकी। Against of which we would be assessed, nice answer, on which you are tested, what needs to be achieved in an answer, the things examiners are looking for, nice। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो तुम्हारा ये टेस्ट है, जो तुम्हारा ये बिजनेस का एग्जाम है, असेसमेंट है, उसका मकसद क्या है, वो तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। वो तुम्हें नॉलेज सिखाना चाहता है बुक से, वो तुम्हारी एप्लीकेशन स्किल्स देखना चाहता है कि तुम क्या अपने आंसर को केस की कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। तीसरा, वो तुम्हारी एनालिटिकल स्किल, जो एनालिसिस की स्किल्स होती है, क्वेश्चनिंग की जो स्किल होती है, एनालिसिस, क्या तुम अपने पॉइंट से ये निकाल के बता सकते हो कि यार इस पॉइंट से बिजनेस के ऊपर ये, इसकी वजह ये है, फिर उसके वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट ये होगा, और उसके फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। क्या उस सिचुएशन में से तुम ये निकाल सकते हो, क्या उस बात को एनालाइज कर सकते हो कि यार उन्होंने ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी अचानक से चेंज कर दी थी, तो क्या वजह हो सकती है उसकी, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। If you can think of BTL, that means, if you can think of cause, impact, and consequences, this means that you are good in your analysis. And evaluation का मतलब है कि एग्जामिनर तुम्हें सिखाना चाहता है टू हैव अ जजमेंटल माइंड, टू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, टू हैव अ skeptical माइंड, टू जज डिफरेंट सिचुएशंस, टू सी दैट, सी फ्रॉम दैट आए कि जो बिजनेस कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसने क्यों सही किया क्यों सही नहीं किया, क्या उसमें और बेहतर हो सकता था, और क्या बातें सोच ली होनी चाहिए थी। यस, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है लाइबा एनालिसिस के अंदर, डेफिनेटली फाइनेंशियल एनालिसिस भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस भी हो सकता है। सही है, मैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अब अगर तुम पेपर 4 देखो, तो पेपर 4 में जो ओवरऑल 40 मार्क्स होता है, जो ओवरऑल 40 मार्क्स होता है उसमें से लाइक 15% इज फॉर नॉलेज, 10% इज फॉर एप्लीकेशन, 40% इज फॉर एनालिसिस, एंड 35% इज फॉर इवैल्यूएशन। एंड अब देखो, ये एक आंसर है, तो मैं अभी ये पूरा आंसर रीड नहीं करूंगा, जाहिर है, मैं अभी तो खैर दूसरा ईयर तुम्हें करा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें मार्च 2024 का पेपर करवा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये डिस्कशन बीच में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1, आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन 1 entirely also, but before we start attempting this question we need to now have a grip on what examiner expects, right? We need to have this grip now। और आज ये जो मैं इतनी सारा लेक्चर, इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, तुम भी कहीं लिख लेना, ताकि अब इन क्लासेस के बाद, ये जो फेब्रुवरी मार्च 2024 का पेपर खत्म होगा, इन क्लासेस के बाद तो तुम्हारा 20 मार्कर पे ऐसा होल्ड होना चाहिए कि तुम बोलो कि बस क्रेजी हो गया, ठीक है, इंशाल्लाह, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू गेट होल्ड ऑफ इट नाउ। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सीसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2010 एंड 2020। एंड देखो, ओवरऑल जो 20 मार्क होता है, 20 मार्क में 3 मार्क इज फॉर नॉलेज, 2 मार्क इज फॉर एप्लीकेशन, 8 मार्क इज फॉर एनालिसिस, एंड 7 मार्क इज फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है,
3 marks are for knowledge, 2 marks are for application, 8 marks is for analysis, and 7 marks is for evaluation. और 20 markers is not an easy game, I know, but कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लिखते हैं यार, इतना ज्यादा लिख देते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना केस में सब यूज कर लेते हैं। वो समझते हैं कि एग्जामिनर ने जितना भी लिखा है ना केस में वो सब यूज कर लो। मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी कहानी क्वेश्चन में केस में दी हुई है सब लिख दो इस सवाल में, ऐसा नहीं होता है। देखो इतना बड़ा केस है, अब जब तुम आंसर लिख रहे होते हो ना तो जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो केस में गिवन है मैं सब यूज कर लूं। सब यूज नहीं हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम में यूज। यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट, और मे बी यू हैव टू बी सेलेक्टिव इन व्हाट यू सेलेक्ट टू राइट एंड व्हाट यू जस्ट ट्राई नॉट टू राइट अबाउट। भले 2 या 3 चीजें तुम अगर लिख रहे हो लेकिन उसको अगर सही से लिख रहे हो, उसके ऊपर सही से एनालिसिस कर रहे हो, उसको सही से समझा रहे हो, मार्क्स उसके अंदर है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं यूज कर लूं और फिर मेरा आंसर अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास 6 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स गिवन हो, 6 7 पॉइंट्स गिवन हो, तुम सबके बारे में ना लिखो, तुम 2 के बारे में लिखो, तुम 3 के बारे में लिखो, लेकिन फिर प्रॉपर लिखो। तरीका ये नहीं है कि मैं सारी, रिपीट कर रहा हूं मैं, कि मैं सारी इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा तभी मेरा 20 मार्क्स सही होगा। नो, ओवरऑल बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ओवरऑल वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ भाई इस बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी 2010 से 2020 के बीच में कितनी इफेक्टिव रही है। ना मैं ज़ाहिर है अपने कॉन्सेप्चुअली सोचूंगा ना कि मार्केटिंग इन्होंने अच्छी की है या नहीं की है। तो फिर now I'll have a lot of information. I cannot just use every information. That is what you need to remember after this point. That you need to use and select the information थोड़ा सा जो तुम्हें बेहतर लगे, सबका सब नहीं कर सकते। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, evaluate RF's strategy for growth between 2008 and 2019। RF की स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ है, उसको कुछ असेस करना है। और इसमें देखो इसने इंट्रोडक्शन, सिर्फ एक देखो आंसर, क्योंकि तुमने भी एक स्ट्रक्चर सीखा है। इंट्रोडक्शन, 3 मेन पैराग्राफ्स एंड अ कंक्लूजन पैराग्राफ, जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर सिखाया है ना। देखो जो स्पेसिमेन में आंसर भी गिवन है ना, जो मैं आंसर तुम्हें दिखा रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने, एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद देखो कितने पैराग्राफ्स हैं ये, फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड। एक सेकेंड, देखो आंसर एक दफा को ऊपर से भी देखो जरा, तुम्हें 20 मार्कर का थोड़ा सा ना गेम समझ में आएगा। ये आंसर मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें ये बात भी समझ में आए कि जो स्ट्रक्चर हमने क्लास में सीखा है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वो स्ट्रक्चर भी कोई रूल नहीं है। तुम स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं करना, वैसे स्ट्रक्चर तो चेंज हरगिज नहीं करना ऑब्वियसली। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स इतने रिजिड हो जाते हैं कि वो फिर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही सोचते रहते हैं और कुछ सोच ही नहीं सकते बेचारे। भाई तो मेन तो एग्जामिनर तुम्हें नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन देखना चाहता है। वो ये नहीं सिर्फ देखना चाहता है कि बताओ भाई कितने पैराग्राफ बनाए इसने, नहीं। इसने तो देखो कंक्लूजन भी दिया है, उसके अंदर भी 3 पैराग्राफ उसने डाल दिए, डिटेल डेप्थ। सही है। और देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स दिखाता हूँ पहले। थोड़ी सी मैं मिस्टेक्स बताता हूँ कि व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स दैट एग्जामिनर डू नॉट वांट यू टू डू इन अ 20 मार्केट। यू कैन मेक योर नोट्स इफ यू वांट। देखो अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, तुम्हारे भी सवाल आ सकते हैं, अगर चाहो तो पूछना। That what are the common mistakes in a 20 marker generally? And many candidates write definitions at the start of their answer. However, this is not an effective way of gaining assessment objective 1 marks. Regardless of how many definitions are written, this can only gain a single assessment objective 1 mark. Using key terms is the way to assess level 2 assessment objective 1 marks। बेसिकली ये कह रहा है कि जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें बहुत कुछ बच्चे बहुत सारी डेफिनेशन, 3 4 डेफिनेशन लिख देते हैं। तो सारी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन से हमें सिर्फ 1 मार्क ही मिल सकता है। तो एक ही डेफिनेशन भी लिखो तो भी बहुत है। सारी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में ना लिख दो, एक डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिख दो, बाकी जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं उसमें भी हम
कुछ ना कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो देते चले जाते हैं, बुकिश। पहले जब कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो याद है मैंने समझाया ना, उस पॉइंट की बुकिश बात भी करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही सारी डेफिनेशंस ना डाल दो, एक बात ये। ठीक है। हाँ, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझा दो, बिल्कुल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को यहाँ तक सबको? नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसमें। हाँ, ये एग्जामिनर के वर्ड्स है, मैं तुम्हें जो रीड करके दिखा रहा हूँ। देयर इज अ वेल्थ ऑफ डेटा। वेल्थ ऑफ डेटा का मतलब बहुत सारा डेटा है। देयर इज अ वेल्थ ऑफ डेटा अबाउट द बिजनेस गिवन टू द कैंडिडेट्स इन दिस पेपर. Candidates are not expected to use all of it, and in fact, those who attempt to do so will quickly run out of time. The key is to choose which pieces of data are best to make the arguments that the candidates have chosen to use. Yani कि which part of data is best to be used. That's what you need to understand. It is expected that different candidates will use the data in different ways, much like how different stakeholders of a business will interpret data in different ways. Right? Every student will have a very different perspective of using the data. So a candidate may use the data from each source while another may choose to focus on what they consider to be the most important data. Candidates must be selective over what they use and how they use it to be successful in this exam. Right? They do not need to consider like the entire data all the time for one answer. That's not possible. And every person, every student can just come up like with a very different way of using that same data. Okay. There is a tendency for a candidate to see analysis as a set of hoops, each higher than the next. हाँ, ये बड़ा एक मेजर मसला है। कुछ बच्चे एनालिसिस को जो मैंने बीटीएल समझाया है, तो वो समझते हैं कि इसका हूप्स का मतलब है कि इससे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। मतलब आपने अगर एम्प्लॉय को मोटिवेटेड नहीं रखा तो वो छोड़ के भी चला जाएगा, वो रेपुटेशन भी लॉस हो जाएगा और वो फिर बिजनेस भी बंद हो जाएगा। मतलब वो इट्स लाइक नॉट कि कोई अगली बात पिछली वाली से ऊपर की बात है। दिस इज अ टेक्निक. एनालिसिस इज द वे ऑफ analyzing a certain situation. Whatever is happening, you know that what is the cause of it, what is the impact of that point on the business, and consequently, what stakeholders would therefore be effective. ठीक है? hoops का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। ये छोटी बात, उससे बड़ी बात, फिर उससे बड़ी बात. There is a tendency for candidates to see analysis as a set of hoops, each higher than the next. To jump through, candidates sometimes wrongly assume they must achieve level 1 before level 2 and then level 3. While this is a reasonable approach, excellent candidates focus only on achieving the top level. There is no need for a candidate to show limited analysis or analysis of individual items of a strategy, where there is good developed analysis of the overall strategy. ऊपर से आपको in a limited time paper, focusing on analyzing at level 3 is the approach more likely to achieve higher assessment objective 3 marks. यानी कि देखो, तीन तरह के एनालिसिस होते हैं: लेवल वन एनालिसिस, लेवल टू एनालिसिस एंड लेवल थ्री एनालिसिस. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. जैसे मार्किंग स्कीम अगर तुम देखते हो तो ये जरा चेक करो यहाँ पे ना। मैंने कभी इतना ज्यादा डेप्थ में गया नहीं हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा तुम्हें। लेवल्स लिखे हुए होते हैं: लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री. नाउ वी हैव टू ट्राई टू राइट लेवल थ्री एनालिसिस. तीन लेवल्स आंसर के होते हैं. लेवल जीरो इज लाइक बिल्कुल ही ऑफ, लेवल वन इज लाइक थोड़ा बेहतर, लेवल टू इज लाइक उससे बेहतर, एंड लेवल थ्री इज लाइक सबसे जो चीज रिक्वायर्ड है तुमसे. तो ये कह रहा है कि तुम्हें लेवल वन लेवल टू के बारे में नहीं सोचते हैं, एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हें लेवल थ्री कैसे अचीव करते हैं. और एनालिसिस के वक्त अगर मुझे लेवल थ्री, सबसे टॉप लेवल एनालिसिस करना है, सो आई विल हैव टू लाइक राइट व्हाट, डेवलप्ड एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेटजी. Developed analysis of the overall strategy that identifies connections between causes, impacts, and consequences.
ठीक है, हमें यानी कि ओवरऑल एनालिसिस देने आना चाहिए, हमें कोई हर चीज़ की बिल्कुल इन डेप्थ इंडिविजुअल उस पर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल ज़्यादा कहानियां वो पेपर 3 में करता है, ओवरऑल स्ट्रेटजी पेपर 4 में चेक होती है। खैर ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, आई नो, बट इट विल ओवर टाइम गेट एब्जॉर्ब, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट होल्ड ऑफ इट। And to support evaluation, each argument in a response made should have evaluative comment attached. If an argument does not lead to evaluative comment, then it is not being used to fully answer the question. The evaluative comments can then be drawn together into an overall evaluation at the end. While it is not essential to have evaluation in each point as well as no overall conclusion, it is more likely to gain all the assessment 4 marks if it appears in more than just the conclusion. अच्छा सर, ओवरऑल कैसे रहे, क्या मतलब वहाँ? सर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बगैर और जो बाकी जो आंसर लिखा होगा वो 0 मार्क्स मिल जाएगा। क्यों जीरो मिल जाएगा? नहीं नहीं, क्यों बिल्कुल जीरो नहीं मिल जाएगा। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 3 मार्क्स हैं, तो एक इंट्रोडक्शन से लोगे, बाकी के जो मेन 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें से लेंगे। अच्छा देखो, एक लास्ट पैराग्राफ रीड करता हूँ, सुनो पहले फिर मैं बात करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सुनो। इवैल्यूएशन इज नॉट अ समरी, जो बहुत मेजर ब्लंडर है जो इवैल्यूएशंस होते हैं। इवैल्यूएशन इज नॉट जस्ट अ समरी, देर इज नेवर अ नीड टू रिपीट प्रीवियस आर्ग्यूमेंट्स एज दिस ओनली वेस्ट प्रेशियस एग्जाम टाइम। Summarizing what has already been stated is not the skill of evaluation. For example, if you were asked to evaluate your pen, ये बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है। For example, if you were asked to evaluate your pen, describing it and then repeating your description does not answer the question. The point of evaluation is to make a judgment. In other words, is the pen good or bad at the task to which it is being applied? Is the pen better than a pencil? How much better is it? Should you have bought a different pen? Does your judgment depends on anything? These are evaluative questions that a candidate needs to address in their response. ये जो पेन की एग्जाम्पल है ना, ये तुम अगर याद रख लो ना, तो इससे तुम्हें evaluation का माइंडसेट और क्लियर हो जाएगा। कि evaluation का मतलब होता है having that questioning mind about a situation and having that judgmental mind about that situation, कि इस सिचुएशन में क्या ये जो इन्होंने किया, ये जो इन्होंने प्राइसिंग चेंज की, वो सही फैसला था या सही फैसला नहीं था। वो जो इन्होंने ऑनलाइन जाने का फैसला किया विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, उससे इनको क्या क्या, ये क्या चीज़ इनका सही फैसला था या नहीं था, उसको बेहतर कैसे कर सकते थे। Having a questioning mind, a judgmental based mind is known as evaluation. And again मैं थोड़ा डेप्थ में आज इसलिए गया हूँ ताकि मैं तुम्हें थोड़ा और जाके अंदर समझा सकूँ। Yes, evaluation is your own personal thing. It's it can never be copied from anyone. ये अपना खुद का, हर स्टूडेंट का जो लेवल है उसका अपना होगा। वो जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड रख सके सिचुएशन को देख के, बिल्कुल ठीक है।